तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद नोटिफिकेशन भी एक जारी किया गया। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा पीएफआई से जुड़े कई सारे संगठनों पर ये कार्रवाई की गई है, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्त थे, जिसके बाद छापेमारी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। यूएपीए के तहत ये बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है। तो आपको बता दें 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है पीएफआई पर। बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा किस तरीके से एनआईए, ईडी और जो स्थानीय पुलिस थी, स्टेट पुलिस द्वारा भी छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही थी। कई शहर उसमें शामिल थे, 8 राज्य उसमें बताए जा रहे थे, जहां पर पीएफआई लगातार सक्रिय तो था, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता पाई गई थी। और उसके बाद पीएफआई से जुड़े कई सारे जो मेंबर्स थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में और कुछ जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले थे, जिनके बाद फिर से एक बार कल भी ये छापेमारी लगातार की गई। और अब आपको बता दें बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई पर लगा दिया है, और उसके साथ साथ जो और संगठन उससे जुड़े हुए हैं उन पर भी ये कार्रवाई की गई है। पीएफआई कई सारे राज्यों में लगातार सक्रिय था, काफी लंबे वक्त से, 1 दशक का वक्त इसको बीत चुका था, लेकिन साथ साथ युवाओं को भड़काने का काम और एक निश्चित वर्ग को भड़काने का काम उसकी ओर से किया जा रहा था। भारत विरोधी कई सारी गतिविधियों में लगातार उसकी संलिप्तता सामने आ रही थी, और कई सारे बाकी देशों के जो बैंड आतंकी संगठन हैं उनके साथ भी इसकी संलिप्तता पाई गई, और विदेशों से फंडिंग भी आ रही थी। जिसके बाद बड़ा फैसला यहां पर छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। किस तरीके से युवाओं को टारगेट करने की कोशिश इसकी थी, और साथ साथ 2047 तक का एक बड़ा प्लान भी उसकी ओर से तैयार किया गया था। मुसलमानों को किस तरीके से भड़काने का काम सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा था। कोई भी बड़ा मुद्दा अगर देश में होता था तो उसमें मुसलमानों को, यानी कि एक निश्चित वर्ग को भड़काने का काम पीएफआई करता था। लेकिन अब कोई भी गतिविधि उसकी ओर से भविष्य में नहीं की जा सकेगी। 5 साल का प्रतिबंध उस पर क्योंकि लगा दिया गया है। उसके साथ साथ जितने भी संगठन उससे जुड़े हुए थे उन पर भी ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन है। पिछले दिनों किस तरीके से एनआईए लगातार एक्टिव मोड में आई हुई थी पीएफआई को लेकर। जैसे ही उसको सूचना मिलती है कि देश विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और पीएफआई की संलिप्तता उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, उसके बाद एक बड़ा एक्शन प्लान गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किया जाता है, एनआईए की ओर से तैयार किया जाता है, ईडी की ओर से तैयार किया जाता है, और देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी को अंजाम दिया जाता है। और छापेमारी के बाद कई सारे ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो साफ जाहिर करते हैं कि आखिर किस तरीके से पीएफआई एक बड़ी साजिश रच रहा था जो कि देश विरोधी थी। और इसी के बाद उसके कई सारे सदस्य, जो कि 200 से भी ज्यादा जिनकी संख्या बताई जा रही है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में और कई सारे तथ्य खुलते हुए, कई कड़ियां सुलझती हुई निकल कर सामने आने लगती हैं, जिसके बाद कई जगहों पर छापेमारी की जाती है। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वर्षों से उठ रही थी, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी, उनको राजनीतिक प्रश्रय देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके, खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकतें के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती हैं, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है।
और पीएफआई मामले में न्यूज 18 के मनोज गुप्ता के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी आ रही है, जिसमें पता चला है कि कैसे पीएफआई लोगों के साथ अपने साथ साथ जोड़ता था और भड़काने का काम उनको किया जाता था। पहले फेज में लोगों को पीएफआई बैनर के तहत एकजुट करने का काम दिया जाता था। इसके साथ ही अफवाह और झूठ के सहारे उकसाने का काम उन्हें किया जाता था। पीएफआई इस बात का खास जोर देती थी कि मुसलमानों तक ये संदेश जाए कि पीएफआई मुसलमानों का इकलौता हितैषी है। इसके बाद पीएफआई नए सदस्यों की भर्ती करती थी। नए लोगों की भर्ती होने के बाद उनको हिंसा के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी और इसके बाद दूसरा फेज शुरू होता था। इसमें देश में रह रहे मुसलमानों से जुड़ी परेशानी को विदेशों तक ले जाने का काम किया जाता था और हर फेज में इस बात पर जोर होता था कि ये सारा काम पीएफआई के नेतृत्व में ही रहे। इसके साथ ही वक्त वक्त पर हिंसा वाली वीडियो दिखाकर उकसाने का काम भी किया जाता था। इसके बाद तीसरा फेज शुरू होता था, जिसमें SC/ST समाज के लोगों को संरक्षण देने पर जोर दिया जाता था। और एक तरफ पीएफआई पर बैन लग गया है और दूसरी तरफ न्यूज 18 लगातार पीएफआई की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई का बिजनेस मॉडल आखिर क्या कुछ कहता है। पीएफआई सऊदी अरब और यूएई में कंपनी चलाती है और कंपनी के जरिए लोगों को भारत से खाड़ी देश भेजा जाता है। अब तक करीब 30,000 भारतीय खाड़ी देश भेजे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से यूएई और सऊदी अरब भेजा जाता है और यूएई में काम करने वाले भारतीयों से पैसे लिए जाते हैं। भारतीयों के वेतन से 2,200 रुपए हर महीने पीएफआई लेती है और पीएफआई हर महीने 6.61 करोड़ रुपए कमाती है। खाड़ी देशों से यूएई की करेंसी में पूरा लेन देन होता है, यानी कि किस तरीके से पूरा लेन देन हुआ, बड़ा ट्रांजैक्शन इनकी ओर से किया जाता था और किस तरीके से भारतीयों के पैसे का ये इस्तेमाल करते थे। पीएफआई मामले में CNN के हवाले से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे पीएफआई सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने का काम करता है। पीएफआई सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव है, तो वहीं पर सोशल मीडिया पर उसकी पैनी नजर भी रहती है। पीएफआई सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए करता है। पीएफआई के नेता सोशल मीडिया पर नजर तो रखते हैं, लेकिन एक्टिव रहने के बावजूद अपनी विचारधारा कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते, जिससे कभी जांच एजेंसियों की अगर जांच में वो पड़े तो उनके रडार पर ना आ पाए। पीएफआई सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करता है तो उससे पहले उस पोस्ट को कई बार जांच जाता है और जांच में पता चलता है कि जो भी भड़काऊ पोस्ट पीएफआई की तरफ से की गई है, पोस्ट करने के लिए हर बार एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जाता है। यानी कि पोस्ट करने के सिर्फ घंटे भर पहले वो सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया और जब पोस्ट कर दी गई उसके थोड़ी देर बाद उस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। और यही नहीं, इसके साथ ये भी पता चला है कि जिन अकाउंट से पोस्ट हुआ उसमें से ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। पीएफआई ने बाकायदा सोशल मीडिया के लिए अलग से एक विंग भी बना रखी है। तो देखा आपने किस तरीके से एक बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम दिया गया और ना केवल पीएफआई इसमें अकेली है, बल्कि उसके साथ कई सारे ऐसे कट्टरपंथी संगठन भी लगातार जुड़ते चले गए। 16 साल पहले पीएफआई बनी थी और उसके बाद से अब तक किस तरीके से एक बड़ी साजिश 2047 तक के लिए उसके पास रखी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें उसके सहयोगी जो जो संगठन है उनके नाम आपको गिनवाते हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल विमेन फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, रिलीजियस विंग, दारुल खर्दा, जूनियर फ्रेंड ऑफ इंडिया किड्स विंग, मुस्लिम रिलीज नेटवर्क चैरिटी का आउटफिट और SDPI विमेन इंडिया मूवमेंट, SDTU ट्रेड यूनियन नेशनल लॉ नेटवर्क विंग, रिहाब इंडिया फाउंडेशन चैरिटी आउटफिट। ये तमाम ऐसे संगठन हैं जो लगातार पीएफआई से जुड़े हुए थे और देश विरोधी गतिविधियों में ये तमाम शामिल थे। फंडिंग इनको लगातार आ रही थी, पीएफआई को भी फंडिंग आती थी और पीएफआई इनको टारगेट देता था किस तरीके से काम करना है। वो अपना वर्किंग मॉडल इनको समझाता था और उसके जरिए कट्टरपंथी संगठन लगातार पीएफआई का सहयोग करते थे। और अब जब छापेमारी हुई, एक एक कड़ियां जब सुलझने लगी, उसके बाद बड़ा पर्दाफाश जब निकला तो उसके बाद 2047 तक के लिए किस तरीके से पीएफआई और उसके संगठनों ने मिलकर एक साजिश रची थी उसका खुलासा होता है। और अब आपको बता दें कि 5 साल का प्रतिबंध भी लग गया है। और इसी के साथ बड़ी खबर अब सीधे राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक व्यापारी पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ अपराधी एक आदमी पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ बरसात कर रहे हैं। इस दौरान अपराधी जाते जाते व्यापारी पर चाकू से भी हमला करके हुए चला जाता है। वीडियो में दिख रहा है कि 4 अपराधी व्यापारी पर हमला कर रहे हैं और 2 युवक अलग अलग मोटरसाइकिल लेकर तैयार खड़े हैं और हमला खत्म होते ही मोटरसाइकिल पर बैठकर वो फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि मामला 8 सितंबर का है, जब फल व्यापारी पर अपराधियों ने हमला किया था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संग्राम और तेज हो गया।
अशोक गहलोत के समर्थन वाले विधायकों के रुख पर मचे घमासान के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए। सचिन जी, अजय माकन जी से आपकी बात हुई थी, क्या बातें हुई आपकी? इस बीच खबर है कि गहलोत खेमे के कुछ विधायकों ने अपने सुर बदल लिए। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान के सख्त रवैये को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया। जो भी उनके निर्णय होंगे मैं उस निर्णय के साथ। इस बीच राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा खुलकर सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए। राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा राजस्थान में सरकारी बिड नहीं कर सकते। और इधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मौजूद एक गांव से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर प्रशासन की जांच के दौरान दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उन्हें समझाने और बीच बचाव करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इसके बाद भी दोनों गुटों के लोग शांत नहीं हुए, बल्कि लगातार एक दूसरे पर वार करते रहे। बताया गया कि ये घटना उस वक्त हुई जब गाँव में शिकायतों की जाँच करने प्रशासन के कुछ अधिकारी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन इसी दौरान गाँव के प्रधान और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच बहस शुरू हो गयी। थोड़ी देर बाद उनके बीच हाथापाई होने लगी और फिर देखते ही देखते वहाँ मारपीट शुरू हो गयी। इस घटना के बाद पूरे गाँव में तनाव बना हुआ है। हिजाब के नाम पर लगी आग के लिए ईरान ने अमेरिका को जिम्मेदार बता दिया। ईरान को लगता है कि दंगे भड़काकर अमेरिका की कोशिश ईरान को कमजोर करने की है। और ये बात ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई। ईरान का दावा है कि ये पूरी साजिश अमेरिका की है। आरोप लगाया गया कि दंगाइयों को माहौल बिगाड़ने के लिए अमेरिका ही उकसा रहा है। अमेरिका का नाम सामने तब आया जब ईरान में आक्रोश की आग बेकाबू होने लगी। ऊपर से वहां के प्रदर्शनकारियों के निशाने पर अब ईरान के राष्ट्रपति ही नहीं, सुप्रीम लीडर भी आ गए। ईरान की कोशिश थी कि कुछ दिनों के लिए इंटरनेट को बंद करके आग को फैलने से रोका जा सके, लेकिन स्टारलिंक के इंटरनेट ने ईरान की उस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इंटरनेट शुरू होने के पीछे भी अमेरिका की सरकार ही है। इसीलिए ईरान को लगने लगा है कि यह पूरी साजिश अमेरिका के इशारे पर ही रची जा रही है। ऊपर से ईरान पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। दुनिया के कई देश ईरान की आलोचना कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की इजाजत देनी चाहिए, जिसके लिए ईरान पर दुनिया के कई देश दबाव बना रहे हैं। यहां तक कि धमकियां दी जा रही हैं कि ईरान पर पहले से भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कनाडा ने तो ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के नेताओं और ईरान की पुलिस के कुछ अफसरों पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा, जबकि जर्मनी ने ईरान के राजदूत को तलब किया और प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए फटकार लगाई। अमेरिका ने पहले ही ईरान की मोरालिटी पुलिस पर प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। लगातार अमेरिका की तरफ से आ रहे बयानों की वजह से भी ईरान गुस्से में है। दूसरी तरफ कई देशों में ईरान के छात्रों ने भी हिजाब के मुद्दे पर आंदोलन शुरू किए हैं, जिन्हें बाकी छात्रों का भारी समर्थन मिलने लगा। ऊपर से परेशानी यह है कि ईरान की पुलिस की विरोध प्रदर्शनों को काबू में करने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। बल्कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जिनकी वजह से ईरान की पुलिस पर लोगों का गुस्सा और भड़के। महसा अमीनी के बाद प्रदर्शन में शामिल होने वाली कई लड़कियों की मौत की खबर आ चुकी है। हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए कुल 41 लोगों की मौत की खबरें आ चुकी हैं। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। शुरुआती दिनों में तो आंदोलनकारी हिजाब जरूरी करने वाले कानून का विरोध कर रहे थे, महिलाओं की आजादी से जुड़ी मांगे भी थी, लेकिन अब तो आंदोलन काफी आगे बढ़ गया है। अब तो वहां के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति ही आंदोलनकारियों के निशाने पर हैं। ईरान पहले से सख्त आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ईरान पर गुपचुप तरीके से परमाणु बम तैयार करने और आतंकी संगठनों की मदद करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान में भड़का गृह युद्ध बीते कई दशकों का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। और उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में बच्चा चोरी के शक में दो लड़कों ने मिलकर एक साधु की बेरहमी से पिटाई कर दी और बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसमें एक लड़का साधु को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उस लड़के ने पहले डंडे से साधु को पीटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने डंडा मारा वो टूट गया। इसके बाद वहां खड़ा उसका एक साथी प्लास्टिक की पाइप से साधु पर वार करने लगा। थोड़ी देर बाद पहले वाले लड़के ने अपने साथी से प्लास्टिक की पाइप ले ली और फिर उसे लेकर साधु पर टूट पड़ा। इस दौरान साधु बार बार उससे मारपीट नहीं करने की गुहार लगाता रहा, जबकि वो लड़का उससे किसी बच्ची के बारे में पूछता रहा। थोड़ी देर तक वो लड़का साधु से पूछताछ करता रहा, लेकिन बाद में उसने एक बार फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें राजस्थान के अजमेर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है।
ये बेहद दर्दनाक हादसा वहां पर हुआ जहां अजमेर का ये हादसा बताया जा रहा है। तालाब में दरअसल ये बच्चे गए हुए थे और डूबने की वजह से वहां पर उनकी मौत हो गई और चारों का फिलहाल उनके जो शव थे उनका रेस्क्यू कर उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई। ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। अजमेर राजस्थान में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां की खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल तालाब में ये बच्चे गए थे और तालाब में डूबने की वजह से इन 4 बच्चों की मौत हो गई। इधर दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अदालत ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की अर्जी को मंजूर कर लिया। साथ ही आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को एलजी के खिलाफ किए गए ट्वीट को 48 घंटों के अंदर हटाने का आदेश भी दे दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। सत्य एक बार पुनः स्थापित हुआ है और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के झूठ को जनता ने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया और इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही। हम वकीलों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम आपको बताएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 3 बदमाश ग्राहक बनकर बैंक के सेवा केंद्र में घुसे और कर्मचारियों से मारपीट कर मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। लूट की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसे बदमाश मारपीट करते दिखे। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले एक बदमाश ने दोनों कर्मचारियों पर पिस्तौल के बट से जोरदार प्रहार किया। इसके बाद उन्होंने उनके मोबाइल छीन लिए और रखा कैश समेट लिया। इससे पहले वीडियो में तीनों अंदर दाखिल होते दिखे। उनमें हेलमेट पहना बदमाश काउंटर पर पहुंचा और उसने अंदर बैठे कर्मचारी को एक पर्ची दिखाई। ये सब चल ही रहा था कि तब तक पिस्तौल लेकर दूसरा बदमाश अंदर घुसा और अंदर बैठे लोगों को डराने के लिए उन पर बरस पड़ा। इसके बाद उन तीनों के हाथ जो लगा वो लेकर चलते बने। उधर शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुई ये घटना 25 सितंबर की है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और पीएफआई पर प्रतिबंध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया गया है कि वो यूएपीए कानून के अंतर्गत पीएफआई और संबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक और यहाँ पर अधिसूचना जारी की गई है। जिस तरीके से 5 साल का प्रतिबंध गृह मंत्रालय की ओर से लगाया गया, उसके बाद एक और अधिसूचना इस पूरे मसले को लेकर पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई। इसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी यह अधिकार अब दे दिया गया है कि वो यूएपीए कानून के तहत अंतर्गत पीएफआई और संबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई पर लगा दिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा दिया है। उसके साथ साथ जो भी संगठन इसके साथ जुड़े हैं और संलिप्त हैं, उन पर भी ये बैन लगाया गया है गृह मंत्रालय की ओर से। और अब एक और अधिसूचना इसको लेकर जारी की गई और इस अधिसूचना के आधार पर अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अधिकार दे दिया गया है कि वो यूएपीए कानून के अंतर्गत पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं और बड़ा अधिकार यहाँ पर राज्य सरकारों को भी अब दे दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों को भी दे दिया गया है, ताकि पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। क्योंकि हर राज्य में पीएफआई के कई सारे सेल्स सक्रिय थे, तो ऐसे में ये अधिसूचना जारी की गई है गृह मंत्रालय की ओर से। और राजस्थान कांग्रेस में सियासी उठापटक के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं और आज सोनिया गांधी से मुलाकात वो कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। कांग्रेस अनुशासनात्मक समिति ने महेश जोशी और शांति धारीवाल को नोटिस भेजकर 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। वहीं गहलोत कैंप कई विधायक अब अपना रुख बदल रहे हैं और गहलोत का साथ भी छोड़ रहे हैं। तो दिल्ली पहुंचे हैं आज सचिन पायलट। मुलाकात उनकी आज होगी सोनिया गांधी से, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से आश्वासन दिया गया था आलाकमान की ओर से कि उनको राजस्थान का सीएम पद सौंपा जाएगा। लेकिन जो बगावत की गहलोत गुट ने, उसके बाद से आलाकमान लगातार नाराज है और इस नाराजगी को लेकर अब उसने सख्त रुख भी अख्तियार कर लिया है। तो ऐसे में आपको बता दें, अब नोटिस जारी कर दिया गया है उन तमाम विधायकों को और 10 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। हम आलाकमान के वफादार और अनुशासित सिपाही हैं और आलाकमान के द्वारा सीएलपी लीडर ने आहूत
की इस मीटिंग को महेश जोशी जी ने अधिकृत रूप से सबको सूचना दी और स्वयं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और चीफ व्हिप इस मीटिंग को बायकॉट करते हैं, ये बिल्कुल ही अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उन्होंने त्यागपत्र जो पॉलिसी अख्तियार की है, मैं उससे सहमत नहीं। मैं स्वयं आलाकमान के सम्मान करता हूं, जो भी उनके निर्णय होंगे मैं उस निर्णय के साथ हूं। और राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है और बगावत करने वाले कई विधायकों को नोटिस भेजा गया है। वहीं गहलोत के साथ खड़े विधायक भी उनका साथ छोड़कर आलाकमान के साथ चले गए हैं और कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति ने नोटिस भेजकर बगावती रुख अख्तियार करने वाले महेश जोशी, शांति धारीवाल और राठौड़ से 10 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। कार्रवाई पर्यवेक्षक अजय माकन की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जो उन्होंने सोनिया गांधी को सौंपी थी। और वहीं दूसरी ओर गहलोत कैंप धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और कई विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है। विधायक जितेंद्र सिंह पार्टी आलाकमान के फैसले के साथ चले गए हैं। वहीं विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है कि वो पार्टी हाईकमान के साथ हैं। एलएसी पर चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने 100 K9 वज्र तोपें खरीदने की तैयारी कर ली। भारत के दबाव में चीन झुक चुका है और एलएसी के पास PP-15 से उसकी सेना वापस जा चुकी है। लेकिन खतरा अभी बाकी है, क्योंकि एलएसी के पास चीन एक्टिव है और उससे निपटने के लिए भारत को जरूरत है 100 K9 वज्र तोपों की, क्योंकि ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में सेना को जबरदस्त ताकत देती हैं। वैसे K9 वज्र तोपें 38 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही ये 16,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचती हैं, ये क्षमता 50 किलोमीटर हो जाती है। वैसे पहले भारतीय सेना ने इन तोपों को पाकिस्तान को ध्यान में रखकर रेगिस्तान के इलाके में इस्तेमाल के लिए खरीदा था, लेकिन अब भारतीय सेना 100 अतिरिक्त K9 गन खरीद रही है और सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर और इनकी तैनाती हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में की जाएगी। क्योंकि 100 K9 वज्र जैसे ही एलएसी के पास तैनात होंगी, चीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो अक्सर एलएसी में घुसपैठ की फिराक में रहता है। गलवान हिंसा चीन की इन्हीं चालों का नतीजा थी, जिसके बाद भारत ने कई K9 वज्र एलएसी पर तैनात कर दी थी। लेकिन चीन की चालों से साफ है कि अभी और K9 वज्र की जरूरत है। K9 वज्र भारत में बनी है और दक्षिण कोरियाई होवित्जर K9 थंडर का इंडियन वर्जन है। ये तोप चारों तरफ घूमकर हमला कर सकती है और 50 टन वजन की इस तोप से 47 गोले फेंके जा सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि K9 वज्र ऊंचाई वाले इलाकों का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसे वहां हराना करीब करीब नामुमकिन है। यानी ये तोपें चीन की शामत बन सकती हैं और ऊंचाई पर घुसपैठ की फिराक में बैठे चीन को पटकनी दे सकती हैं। और इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर पहली मंजिल से गिरने की वजह से 1.5 साल के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 1.5 साल का वो बच्चा छत से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें बच्चे के गिरने से पहले वहां कुछ लोग दिखाई दिए। कोई अपने बच्चे के साथ वहां टहलता हुआ दिखा, तो कई अपने दरवाजे पर बैठे नजर आए। थोड़ी देर बाद वहां से ज्यादातर लोग चले गए। इसी दौरान शशांक सूर्यवंशी नाम का 1.5 साल का एक बच्चा पहली मंजिल की बालकनी से खेलते खेलते जमीन पर आ गिरा। बच्चे के गिरने की आवाज सुनकर पास में बैठी एक लड़की उसके पास दौड़ती हुई पहुंची और उसने फौरन बच्चे को गोद में उठा लिया। इसके बाद वहां आसपास रहने वाले कई लोग पहुंच गए। बताया गया कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। खबर है कि पूर्वोत्तर में भारतीय फौज के फाइटर प्लेन का शोर चीन को बेचैन कर रहा है। एलएसी के करीब भारतीय फौज के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन पिछले कई दिनों से अभ्यास कर रहे हैं और इनमें भारत के सबसे आधुनिक सुखोई विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन की आंखों के सामने से ओझल हो सकते हैं। दिन रात असम के तेजपुर में भारत की वायुसेना के ये घातक जहाज उड़ान भर रहे हैं। जिस जगह पर यह अभ्यास चल रहा है, वहां से एलएसी की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। बेहद तेज तर्रार सुखोई के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तो 2.5 मिनट का खेल है। ऊपर से रफाल की यूनिट पूर्वोत्तर में जहां तैनात है, वो जगह भी यहां से दूर नहीं है। यही वजह है कि भारत की इस तैयारी ने चीन की नींद उड़ा रखी है। ऐसा तब है जब पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार भारतीय फौज को उकसाने की कोशिश में लगा है। ऐसा कई बार हो चुका है जब चीन की वायुसेना के फाइटर जेट एलएसी के काफी करीब तक पहुंच गए हों, लेकिन भारतीय फौज ने संयम दिखाते हुए किसी भी वार पर पलटवार नहीं किया, बल्कि पूर्वी लद्दाख में अपनी तैयारियां कई गुना बढ़ा ली, ताकि अगर चीन ने एलएसी पर कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसे माकूल जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही भारतीय फौज ने केवल लद्दाख में नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर अपनी तैयारियां तेज कर दी। अब भारत की वायुसेना के सबसे दमदार जंगी जहाज महिला पायलट भी उड़ा रही हैं और दुश्मनों की नींद उड़ा रही है।
असम में सुखोई 30 उड़ाती हुई भारत की महिला पायलट देखी गई। पूर्वोत्तर का इलाका सुरक्षा बलों के लिए कुदरत के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण है। Once we get airborne, we get to see various hills and mountains, but it becomes difficult to fly when the weather is also adverse. इसीलिए तैयारी भी जोरदार है, बिल्कुल ऐसी जैसे जंग लड़ने की नौबत आ गई हो। जंगी जहाजों के अलावा माल ढोने वाले ताकतवर हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में शामिल किए जा रहे हैं। इनमें ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल है। जंग में किसी जख्मी जवान को बचाकर हेलीकॉप्टर में एयरलिफ्ट करने का अभ्यास भी किया गया। मतलब ये कि LAC से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर अभ्यास में लगी है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जंग की तैयारी चल रही हो। यही वजह है कि चीन बेचैन है। भारत की फौज की किसी छोटी खबर पर भी खुलकर बोलने वाला चीन अब बिल्कुल चुप है। उसकी खामोशी की वजह LAC पर तैनात भारतीय वायुसेना के ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट है। रफाल से तो चीन का डर पहले भी कई बार दिख चुका है। सुखोई 30 भी कम दमदार नहीं है। कई मामलों में सुखोई 30 को रफाल से भी ज्यादा दमदार फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। सुखोई 30 की रफ्तार आवाज की गति से दुगनी है, करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज रफ्तार के पलक झपकते ही आंखों के सामने से ओझल हो जाए, जबकि रफाल की रफ्तार इससे करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। सुखोई 30 में अलग अलग मिसाइल और बम रखने के 12 स्लॉट हैं, जिनमें ताकतवर हथियार तैनात किए जा सकते हैं। इसी साल सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन भी लगाकर टेस्टिंग की गई है। ब्रह्मोस का वो नया वर्जन खासतौर पर सुखोई में लगाने के लिए ही तैयार किया गया है, जिसकी वजह से ब्रह्मोस और भी ज्यादा घातक बन चुका है। दूसरी तरफ नया सुखोई 30 किसी भी तरह के रेडार को चकमा देने में बेजोड़ है। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संविधान पीठ की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग यानी सीधे प्रसारण की शुरुआत कर दी। यानी लोग अपने घर बैठे ही कोर्ट की कार्रवाई को लाइव देख सकेंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद रेलवे ने पुराने यमुना पुल से ट्रेन के गुजरने पर रोक लगा दी। ये पुल पुरानी दिल्ली और शाहदरा को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी को यह सम्मान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज्यादा सुधार करने के लिए दिया गया। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी हो रही है। पुंछ का वो इलाका है जहां पर SIA की टीम इस वक्त मौजूद है और छापेमारी लगातार वहां पर की जा रही है। रेड की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। पुंछ के इलाके में ये छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सूचना मिलते ही तुरंत टीम्स भेज दी गई हैं और SIA की ये छापेमारी अब भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में इस वक्त टीमें मौजूद हैं और SIA की छापेमारी वहां पर चल रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर से टेरर फंडिंग का टेरर लिंक सामने आया है, जिसके बाद से ये छापेमारी SIA की तरफ से की गई है। टेरर फंडिंग मामले में SIA की रेड पुंछ इलाके में हो रही है। और बिहार के गया में रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जान बाल बाल बच गई। चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में उस युवती ने लापरवाही बरती। महिला का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद वो गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई और काफी दूर तक घिसटती रही, लेकिन महिला ने गेट का हैंडल नहीं छोड़ा। वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े RPF के जवान ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए महिला को बचा लिया। ये पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित महिला को अपने पति के साथ दिल्ली आना था। इस घटना में महिला को मामूली चोट आई है। पीड़ित महिला ने जान बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को धन्यवाद दिया। और उधर बिहार के जमुई से पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाकर कनाडा में बैठे आतंकी लखविंदर सिंह लांडा के शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया। शूटर का नाम करण मान है, जो पिछले कई दिनों से अपने साथी अर्जुन मान के साथ यहां पर छिपकर रह रहा था। लेकिन जैसे ही जमुई पुलिस को इनकी भनक लगी, फौरन इनके ठिकाने पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करण मान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अर्जुन मान वहां से फरार हो गया। लखवीर सिंह लांडा के एक सहयोगी को जमुई जिले के खैरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम करण मान बताया गया है। छानबीन के बाद ये बात सामने आई कि करण मान सिंह आतंकी लखविंदर सिंह लांडा का शूटर है और उसके खिलाफ हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। हत्या, अपहरण और स्मगलिंग और आर्म्स स्मगलिंग के मामले में ये सब वांटेड थे। गिरफ्तारी के बाद जमुई पुलिस ने शूटर करण मान को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इससे पूछताछ के बाद 10 मई को चंडीगढ़ में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हुए RPG अटैक की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि जांच एजेंसियों का ये दावा है कि लखविंदर सिंह लांडा ने ही अपने गुर्गों की मदद से ये हमला करवाया था। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां पर सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के पास से
2 AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल, 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से जो सामने आ रही है। 2 आतंकवादी यहां पर ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं, 2 पिस्तौल बाकायदा मिली हैं और 2 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कुपवाड़ा का ये इलाका है जहां पर आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों को सूचना मिलती है यहां पर आतंकियों के छिपे होने की, सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद वहां पर मुठभेड़ होती है और 2 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए जाते हैं। इधर बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी का पुराना विवाद फिर खड़ा हो गया। नोएडा में महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी पर फिर अपने फ्लैट के सामने पेड़ लगाने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग उनकी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे और इस दौरान श्रीकांत त्यागी के परिवार ने वहां रहने वाले दूसरे लोगों पर भी अवैध तरीके से पेड़ लगाने का आरोप लगाया, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को 48 घंटों के अंदर ऐसे सभी पेड़ों को अपने आप हटाने का निर्देश दे दिया। श्रीकांत त्यागी के घर के ठीक बाहर इस तरह से जो पेड़ लगाए गए हैं, इनको लेकर यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने एक दिन पहले मारे गए पाकिस्तानी आतंकी से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। दक्षिण अफ्रीका और मेजबान भारत के बीच शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में पहला T20 मैच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। वो अहमदाबाद मेट्रो के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एनजीटी ने हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने उस पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में यह कार्रवाई की। प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ने की वजह से जारी बवाल और तेज हो गया। प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों ने विरोध जताने के लिए भू समाधि लेने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए वो गड्ढे खोदने लगे। लेकिन इसी दौरान वहां पुलिस पहुंच गई और फिर छात्रों के साथ उनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई। कभी पुलिस छात्रों को बाहर की ओर खींचती तो कभी छात्र उनको धक्का देकर अंदर की ओर भागने लगते। इससे पहले भू समाधि की तैयारी करते हुए वहां एक छात्र ने गड्ढा खोदा, फिर कुछ छात्र एक एक कर उसके अंदर जाकर बैठ गए। तभी पुलिस भी पहुंच गई और उनको बाहर की ओर खींचने लगी, लेकिन वहां मौजूद दूसरे छात्रों ने पुलिस वालों का हाथ पकड़ लिया। लिहाजा जवानों ने भी सख्ती दिखाई और एक एक कर सबको जबरन हटाना शुरू किया। इस आंदोलन को जो भू समाधि के नाम पर यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा था, उसको यहाँ पर रोकने की पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से कोशिश की है। करीब 1 महीने से छात्र यूनिवर्सिटी से बढ़ी फीस कम करने की मांग पर डटे हुए हैं और अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अपनी मांग पूरी न होने पर उन्होंने भू समाधि लेने की कोशिश की, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लिहाजा छात्रों की तैयारी देख उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया और जब कुछ छात्र अनशन वाली जगह पर गड्ढे में उतरे तो उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस वालों ने सख्ती भी दिखाई। इसी दौरान अनशन पर बैठे एक छात्र की नाक से अचानक खून बहने लगा, जिसे एम्बुलेंस तक ले जाते वक्त छात्र भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। छात्र अपना धैर्य खो देगा, ये विश्वविद्यालय परिसर के ये पूरे प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फीस 4 गुना तक बढ़ाई है, जिसके खिलाफ छात्र धरने पर बैठे हैं। इधर मध्य प्रदेश के हरदा में पुलिस ने एक लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने स्कूल से घर लौटने के दौरान उस लड़की के साथ मारपीट की थी। ये घटना 19 सितंबर की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। उस वीडियो में एक लड़का अपने दोस्तों के साथ स्कूल के रास्ते में खड़ा दिखाई दिया। इस दौरान वहां से कई बच्चे स्कूल से अपने घर लौटते नजर आए, लेकिन जैसे ही वो लड़की अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरने लगी, उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उससे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठने की जिद करने लगा, लेकिन जब उस लड़की ने विरोध किया तो उस लड़के ने उससे मारपीट शुरू कर दी। उसका रास्ता रोक लिया था और उसको घर नहीं जाने दे रहा था, और जब लड़की ने विरोध किया तो उसको एक चाटा भी मारा। इस घटना के बाद वो लड़की बुरी तरह डर गई। उसने स्कूल जाना तक छोड़ दिया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की है और 5 साल का ये प्रतिबंध लगाया गया है। न केवल पीएफआई पर बल्कि उसके जितने भी सहयोगी संगठन हैं उन पर भी ये प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। टेरर लिंक के मामले में कई सबूत मिले थे छापेमारी के दौरान और उसके बाद
इसकी रिपोर्ट जब गृह मंत्रालय को सौंपी गई तो गृह मंत्रालय ने यहां पर बड़ा एक्शन लेते हुए, बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। टेरर लिंक के कई सबूत मिले थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। न केवल पीएफआई पर बल्कि उससे जुड़े कई सारे संगठन ऐसे हैं जिन पर यह कार्रवाई हुई है। और इसके साथ साथ एक और अधिसूचना जारी की गई है राज्य सरकारों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जिनको ये कहा गया है कि वो यूएपीए के तहत पीएफआई और उनके जुड़े संगठनों से किसी भी तरीके का उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले एनआईए ने और ईडी ने छापेमारी भी देश भर में की थी, जिसके बाद कई सारे ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिनसे संदेह उत्पन्न हुआ और उसके आधार पर छापेमारी को आगे अंजाम दिया गया। कई गिरफ्तारियां भी इस दौरान हुई। कहा यह जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा पीएफआई से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। और उसी के बाद जब पूछताछ उनसे की गई तो एक एक कड़ी खुलते खुलते आपको बता दें अब अंतिम में पीएफआई पर 5 साल का ये बैन लगा दिया गया है। कई सदस्यों की भर्ती उसकी ओर से लगातार की जाती थी, युवाओं को भड़काने का काम किया जाता था और ऐसे में ट्रेनिंग उनको बाकायदा दी जाती थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको बता दें पीएफआई मामले में न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता के सूत्रों के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये पता चला है कि कैसे पीएफआई लोगों को अपने साथ जोड़ता था और भड़काने का काम भी बाकायदा करता था। पहले फेज में लोगों को पीएफआई बैनर के तहत एकजुट करने का काम किया जाता था। इसके साथ ही अफवाह और झूठ के सहारे उकसाने का काम किया जाता था। पीएफआई इस बात पर जोर देता था कि मुसलमानों तक ये संदेश जाए कि पीएफआई मुसलमानों का इकलौता हितैषी है। इसके बाद पीएफआई नए सदस्यों की भर्ती करती थी। नए लोगों की भर्ती होने के बाद उनको हिंसा के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद दूसरा फेज शुरू होता था। इसमें देश में रह रहे मुसलमानों से जुड़ी परेशानी को विदेशों तक ले जाने का काम किया जाता था। हर फेज में इस बात पर जोर होता था कि ये सारा काम पीएफआई के नेतृत्व में ही रहे। इसके साथ ही वक्त वक्त पर हिंसा वाली वीडियो दिखाकर उकसाने का काम किया जाता था। इसके बाद तीसरा फेज शुरू होता था, जिसमें एससी एसटी समाज के लोगों को संरक्षण देने पर जोर दिया जाता था। तो किस तरीके से एक विशेष वर्ग को भड़काने की साजिश और कोशिश यहां पर पीएफआई की ओर से की जाती थी, जिसके बाद अब उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वर्षों से उठ रही थी और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी, उनको राजनीतिक प्रेशर देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था। यदि कोई संगठन हमारे माँ भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकतें के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती हैं, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। और एक तरफ पीएफआई पर बैन लग गया है तो दूसरी तरफ न्यूज़ 18 लगातार पीएफआई की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई का बिजनेस मॉडल आखिर क्या कुछ था। पीएफआई सऊदी अरब और यूएई में कंपनी चलाती है। कंपनी के जरिए लोगों को भारत से खाड़ी देश भेजा जाता है और अब तक करीब 30,000 भारतीय खाड़ी देश भेजे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से यूएई और सऊदी अरब भेजा जाता है। यूएई में काम करने वाले भारतीयों से पैसा लिया जाता है। भारतीयों के वेतन से 2,200 रुपए हर महीने पीएफआई लेती है और पीएफआई हर महीने 6 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाती है। खाड़ी देशों से यूएई की करेंसी में ये पूरा लेन देन होता है, यानी कि किस तरीके से पूरा ट्रांजैक्शन होता है। और पीएफआई मामले में सीएनएन के हवाले से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे पीएफआई सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने का काम कर रही है। पीएफआई सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से एक्टिव है, तो वहीं सोशल मीडिया पर उसकी पैनी नजर रहती है। पीएफआई सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए करती है।
पीएफआई के नेता सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, लेकिन एक्टिव रहने के बावजूद अपनी विचारधारा कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते, जिससे कभी जांच एजेंसियों की रडार पर वो ना आ जाएं। पीएफआई सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करता है तो उससे पहले उस पोस्ट को कई बार जांचा भी जाता है और जांच में पता चला कि जो भी भड़काऊ पोस्ट पीएफआई की तरफ से की गई, पोस्ट करने के हर बार नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया, यानी कि पोस्ट करने से सिर्फ घंटे भर पहले वो सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया और जब पोस्ट कर दी गई उनके थोड़ी देर बाद उस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। यही नहीं, इसके साथ ये भी पता चला है कि जिन जिन अकाउंट से पोस्ट हुआ है उसमें से ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। पीएफआई ने बाकायदा सोशल मीडिया के लिए अलग से एक विंग भी बना रखी है, यानी कि किस तरीके से एक बड़ा डेटा प्लान तैयार किया गया और उसी के हिसाब से एक एक काम यहाँ पर किया जाता है। और इसी के साथ अब उन संगठनों के नाम भी आपको गिनाते हैं जिनकी संलिप्तता पीएफआई के साथ देश विरोधी गतिविधियों में रही है। तो ऐसे में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल विमेन फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल रिलीजियस विंग, दारुल खर्दा, जूनियर फ्रेंड ऑफ इंडिया किड्स विंग, पुलिस रिलीफ नेटवर्क चैरिटी अकाउंट, एसडीपीआई, ये तमाम संगठन हैं जो लगातार सहयोग कर रहे थे पीएफआई का। उसके साथ साथ विमेन इंडिया मूवमेंट और साथ साथ नेशनल लॉयर नेटवर्क विंग, रिहाब इंडिया फाउंडेशन चैरिटी आउटफिट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन वैली फाउंडेशन, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो पीएफआई से जुड़े संगठन हैं। कट्टरपंथी संगठन ये थे और किस तरीके से पूरा मॉड्यूल इनका पूरे भारत में काम कर रहा था। लगभग 23 से भी ज्यादा राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर पीएफआई लगातार सक्रिय थी और बड़ी साजिश एक भारत विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त थे। शुरू होने जा रहा है, किस तरह से देखते इतना बड़ा ट्रिब्यूट है, प्रधानमंत्री ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया था। देखिए लता जी, एक तरह से इस देश का मान सम्मान थी, भारत की स्वाभिमान थी, वो भारत रत्न थी। उनके सम्मान में जो भी कुछ किया जाएगा वह कम होगा। मैं पुण्यतिथि पर तो आपको बता दें पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर गृह मंत्रालय की ओर से की गई है। इससे पहले छापेमारी कई सारे राज्यों में की गई थी जिसमें बड़ा पर्दाफाश हुआ। कई सारे पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद और ज्यादा जो जानकारियां मिलती हैं उसके आधार पर अब ये बड़ी कार्रवाई पीएफआई पर की गई है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है। यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों के को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा, देश जरूर देगा और जहां जरूरत होगी वहां पर देगा। लता मंगेशकर, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने जो फैसला लिया गया है पीएफआई पर 5 साल के प्रतिबंध का, उसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश में हिंसा फैलाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा और देश इसका जवाब देगा।